नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड की बात। झारखंड की बात के लिए हमारे साथ देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी हैं। अजीत जी, झारखंड में देखिए सरकार का गठन हुआ, नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ले ली और अब विधानसभा को नया अध्यक्ष भी जो पहले थे रविंद्रनाथ महतो, वे फिर से मिल रहे हैं। अनुपूरक बजट आने की बात है और देखिए एक और बात हमने पिछले 2 दिनों से नोटिस की है, कवायद तो पहले से चल रही थी। हेमंत सोरेन उस मोड में आ गए हैं, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। पैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन पैसा लाना तो है। आज तारीख है 10 दिसंबर और मुझे जहां तक स्मरण है कल 11 दिसंबर को मैया योजना की राशि निर्गत की जानी है और इस बार 2500 रुपए की राशि हर खाते में भेजी जानी है। पैसा कहां से आएगा? क्योंकि कोई प्रावधान तो बजट में किया नहीं गया था। आज मैं जब झारखंड बात कर रहा था, रांची में लोगों से संवाद कर रहा था, तो कई विभागों के बजट में जो प्रावधान किए गए थे और जो पैसे बचे हुए उनमें कटौतियां की जा रही और पैसे हेमंत सोरेन को दिए जा रहे हैं ताकि वह मैया सम्मान योजना हो, चाहे बिजली माफी हो, इसके लिए पैसा। हमने यह भी देखा कि जो पेयजल की व्यवस्था के लिए पैसे थे, उन्हें भी वापस लिया जा रहा है, जबकि झारखंड में पेयजल कितनी बड़ी समस्या है। चुनाव के दरमियान हम देख रहे थे कि लोग बयां कर रहे थे कि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर जाकर पानी पीने के लिए लाना पड़ता है। तो पैसा लाओ। केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो हेमंत सोरेन की सरकार मुश्किल में इस मोर्चे पर है और पैसा कहां से ले आएंगे? हर महीने आपको कुआं खोदना होगा और पैसा लाना होगा। पैसा तो है नहीं, इसलिए जो दूसरे काम है उन्हें आपको रोकने होंगे और अपनी घोषणाओं को पूरा करना होगा। यह बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन चूंकि पूरे देश में अब यह परंपरा चल पड़ी है सरकारों के लिए कि हम चुनाव के पहले घोषणाएं करेंगे, रेवड़ी बांटेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, फिर इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर। यही सरकार की रीति और नीति रह गई है, क्योंकि कोई फल तो है, कोई पेड़ तो है नहीं कि वहां जाएंगे और पैसे को आप तोड़ लेंगे, नहीं तो आप लोन लीजिए। ये स्थिति है, तो पैसा लाओ। हेमंत सोरेन का यह रूप भी देखने को मिल रहा है अजीत जी झारखंड में। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने ठीक कहा। राजनीतिक रूप से बहुत स्टेबल गवर्नमेंट बन गई, बहुत स्थिर गवर्नमेंट बन गई और जो चाहते थे हेमंत सोरेन उस तरह से उन्होंने सरकार भी बना ली। लोगों ने उस तरह का उनको बहुमत भी दिया, उन्होंने उसी तरह से सरकार बनाई, अपने पसंद से मंत्री भी चुन लिए, सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी अपने पास रख लिए उन्होंने। स्पीकर का चुनाव होना था वो भी हो गया, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो उनकी पसंद के थे और आम सहमति से स्पीकर बन गए। 7 लोग उनके प्रस्तावक बने, जिसमें बाबूलाल मरांडी भी प्रस्तावक थे, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और निर्विरोध चुने गए हैं। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया है कि वो निर्बाध रूप से सदन का संचालन होने दें। सभी पार्टियों ने उनको भरोसा दिलाया है कि हम लोग सहयोग करेंगे सदन के सुचारू संचालन में। तो राजनीतिक मोर्चे पर ज्ञानेश्वर जी हेमंत सोरेन के साथ कोई समस्या नहीं, उन्होंने वो सारी चीजें साध ली है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, ये इतनी बड़ी समस्या है जिसका कोई समाधान अभी नहीं दिख रहा है, कोई अस्थाई और अस्थाई समाधान या ठोस सस्टेनेबल जो जिसको उस समाधान का टिकाऊ समाधान नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। यहाँ हेमंत सोरेन ने क्या किया? हेमंत सोरेन ने इस योजना को टाला नहीं। चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाते ही उन्होंने कहा कि हम पहले महीने से बढ़ी हुई रकम देंगे। मतलब जो 1100 रुपए दे रहे थे मैया सम्मान योजना में, अब वो 2500 रुपए देंगे। और ये देखिए, देश का सबसे अमीर राज्य, भारत की वित्तीय राजधानी वाला राज्य, जेब में पैसा था नहीं, लेकिन जेब में पैसा था नहीं, फिर भी हेमंत सोरेन ने कहा देंगे तो देंगे। लेकिन जो हम कह रहे हैं सबसे अमीर राज्य है, जो सबसे देश की वित्तीय राजधानी है मुंबई, वहां महाराष्ट्र की सरकार ने इस फैसले को टाल दिया। देखिए, चुनाव में महाराष्ट्र की सरकार ने भी कहा था कि हम पैसा बढ़ा के 2100 रुपया करेंगे। वो लोग 1500 रुपए दे रहे हैं, जो माझी लड़की बहन योजना है उसके तहत वो लोग 1500 रुपया महीना दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय घोषणा किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको 2100 रुपया कर देंगे। लेकिन जो पहली कैबिनेट हुई, उस कैबिनेट में ये तय हो गया कि हम लोग देंगे, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर से देंगे। मतलब अप्रैल से देंगे। हाँ, देंगे तो देंगे,
लेकिन जी, अप्रैल से देंगे, जैसे अप्रैल में से देंगे, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देंगे, तो नेक्स्ट हुँ, फाइनेंशियल ईयर में आप अप्रैल से देंगे कि अगस्त से देंगे, ये तय नहीं किया है आपने। बिल्कुल, मतलब अभी बिल्कुल। तो 1500 देते रहेंगे। ये तो वही लेकिन वाली बात हुई ना अजीत जी कि देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण लागू करेंगे चुनावों में। हाँ, तो लेकिन लेकिन हाँ, आगे आगे करेंगे 2024 में लागू नहीं करेंगे। 2029 से लागू करेंगे उसको। हाँ, और 2029 में। उसके पहले बहुत सारे काम करेंगे, उसके पहले जनगणना होगी, उसके पहले परिसीमन कराएँगे, परिसीमन होने के बिल्कुल। बाद हम लागू करेंगे। इसी जी, तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बजट में फरवरी में उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने अनाउंस किया कि हम महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, और वो जी। आज तक नहीं मिलना शुरू हुआ। तो हुँ, उस मामले में कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन अपने वादे के पक्के निकले हैं, कि इन्होंने कहा था बिल्कुल। कि हम बढ़ाएँगे तो इन्होंने बढ़ा दिया। महाराष्ट्र हुँ, सरकार ने न सिर्फ टाल दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि हम इस योजना की समीक्षा करेंगे कि जो अपात्र लोग इसका लाभ ले रहे हैं, उनका नाम काट के हटाया जाए। अच्छा समीक्षा की बात भी हो गई। तो समीक्षा की बात भी होने लगी। तो जी, अल्टीमेटली जब आप कहाँ से पैसा लेके आएँगे? आप बिल्कुल। 46,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार दे रही है, और पैसा हुँ, आप बढ़ाइएगा तो 60,000 करोड़ रुपया देना होगा साल में। जी, तो ये तो बहुत बड़ी रकम होती है। हुँ, हेमंत सोरेन ने यहाँ ये हिम्मत दिखाई या ईमानदारी दिखाई, कहा कि हम देंगे, तो हुँ, देना तो शुरू कर देंगे आप। लेकिन अब यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि उन्होंने भी एक रास्ता दिखाया देश भर के लोगों को, कि आप दूसरे मंत्रालयों से पैसा सरेंडर करा लीजिए, उनके काम रोक दीजिए, और उनसे बिल्कुल। पैसा दे दीजिए। आपका मुफ्त की जो रेवड़ी बाँटने का, या जो महिलाओं को, युवाओं को पैसा देने का जो वादा किया है, वो आप दे जी, दीजिए। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नाराज़ मत करिए। हुँ, चाहे विकास के सारे काम रोकने पड़े, चाहे बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम रोकना पड़े, चाहे जो काम रोकना पड़े उसको रोक दीजिए, ये पैसा दीजिए। पॉपुलर जी, स्कीम जो है उसमें फेल नहीं होना है। बिल्कुल। लॉन्ग रेवड़ी टर्म बाँटते रहिए, रेवड़ी बाँटते हाँ, रहिए, वही चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, वही लॉन्ग टर्म जी, की योजनाओं में लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं तो रुक जाए। ये रास्ता उन्होंने दिखा दिया हुँ, कि आप इस रास्ते से ऐसा करिए कि पैसा रुकवा लीजिए, बाकी सारे मंत्रालयों से पैसा ले लीजिए, और उससे आप मुफ्त की रेवड़ी बाँटिए। ये रास्ता उन्होंने जी, दिखाया है। लेकिन हुँ, ये रास्ता देखिए, इसी रास्ते पर चलेंगी सरकारें, इसका संकेत नितिन गडकरी ने दिया था जब महाराष्ट्र की योजना लागू हुई थी। देखिए, वो जी, नितिन गडकरी अनपॉपुलर होने का हुँ, जोखिम उठा करके उन्होंने ये बात कही थी कि अगर 46,000 करोड़ रुपया सरकार इस योजना में बाँटेगी, तो बाकी जो दूसरी योजनाओं की सब्सिडी जाती है, जो ज़रूरी योजनाएँ हैं, उसमें डिले होगा, उसमें देरी होगी, उनका पैसा नहीं दिया जा सकेगा। बिल्कुल। तो सरकारें इस रास्ते पर चलेंगी, ये बात समझदार लोग पहले से बता रहे थे, और हुँ, झारखंड की सरकार ने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दी। जी, अब जो चलना क्या शुरू किया, आपने जो कहा, और ऐसे इतना एक लेम लॉजिक दिया गया है, इस तरह का लॉजिक हुँ, दिया गया है कि पैसे उस मंत्रालय में बचे हुए थे। पैसे बिल्कुल, क्यों बचे हुए थे? क्योंकि चुनाव के कारण। लोकसभा की आचार संहिता 2 महीने रही, और फिर हुँ, विधानसभा की आचार संहिता 2 महीने रही, तो इन 4 महीनों में जो पैसे खर्च नहीं हुए, हमने वो पैसे सरेंडर कराए। अब जी, ये बहुत एब्सर्ड लॉजिक है, और किसी समझदार आदमी को इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको भरोसा है कि झारखंड की जनता, करोड़ों लोग इस पर यकीन करेंगे कि हाँ, वो पैसा बचा हुआ था। पैसा हुँ, कभी बचा हुआ नहीं रहता है। जी, कोई भी सरकार इस इंतजार में नहीं बैठी रहती है कि आचार संहिता की वजह से कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं रुकता है। सबको पता था बिल्कुल, कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च में लागू हो जाएगी, तो सारे प्रोजेक्ट पहले से अलॉट हो जाते हैं, सारे पैसे पहले से जी, बाँट दिए जाते हैं, और हुँ, जो प्रोजेक्ट अलॉट हो चुके हैं, उनका पैसा खर्च होता रहता है आचार संहिता के बीच में भी, उस पर रोक नहीं लगती है। आप कोई नई बिल्कुल, योजना नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो पहले से हुँ, योजनाएँ चल रही है, उसमें पैसा जाता रहता है। जी। जैसे चुनाव के बीच, आचार संहिता के बीच भी मैया सम्मान योजना की रकम तो दी थी ना हेमंत सोरेन ने। और तो बाकी चुनाव के पहले ही तैयारी कर लेते हैं। देखिए ना बिहार में चुनाव होना है, नीतीश कुमार रोज-रोज नई स्कीम और नए-नए सौगात लेकर आ रहे हैं और बिल्कुल, देखिए रेवड़ी तो बाँटेंगे, वो जब बजट आ जाएगा, ठीक है, नीतीश कुमार थोड़े अलग है कि बिना बजटीय प्रावधान की घोषणा नहीं करते हैं, लेकिन पैसे जो आप कह रहे हैं ना कि अब पैसे बचे हुए, इसका भी बहाना तलाशा जा रहा है। हुँ। नहीं, पैसा कोई बचा नहीं रहता, वही कहा हमने कि, और जी, झारखंड में चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है, तो सारे मंत्रालयों ने पैसे पहले अलॉट कर चुके हैं, सारे मंत्रालय पहले जी, पैसा पहले ही अलॉट कर चुके हो दे कर हुँ, कर देते हैं। वो खर्च होता है आचार संहिता के टाइम में, तो पैसा कोई बचा हुआ नहीं था। आपने जी, किसी न किसी स्कीम से पैसा निकाला है। हुँ, आपने किसी स्कीम से, जैसे आप पेयजल स्वच्छता मंत्रालय से 1400 करोड़ रुपए आपने निकाले। आप तो इसका, बताइए? हाँ, इसका मतलब कि वहाँ 1400 करोड़ की परियोजना रुकेगी। हुँ, उसमें बिल्कुल आगे रुकेगी। से पैसा आएगा तो खर्च होगा, नहीं तो नहीं खर्च होगा, नहीं आएगा पैसा तो नहीं खर्च होगा। आपने वो योजना हुँ, रोक दी वहाँ, 1400 करोड़ रुपए की योजना वहाँ रोकी। आपने ऊर्जा मंत्रालय की कई स्कीम्स रुकवा करके वहाँ से पैसे निकाले। हुँ, और हैरानी की बात तो ज्ञानेश्वर जी ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के भी पैसे सरेंडर कराए गए।
आप सोचिए। सोचिए झारखंड में शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कितनी खराब स्थितियाँ हैं वहाँ। मतलब छोटे जगहों पर तो जो शहर है वहाँ अस्पताल बन गए, वहाँ प्राइवेट अस्पताल भी बन गए हैं। लेकिन जो जी, गाँव ग्रामीण इलाका है, जंगल पहाड़ का इलाका है, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी ठीक से काम नहीं करते हैं। और आपने हुँ, स्वास्थ्य मंत्रालय का पैसा निकाल लिया मैया सम्मान योजना में देने के लिए। शिक्षा बिल्कुल। मंत्रालय का पैसा आपने निकाल लिया। और एक हुँ, और मिनिस्ट्री है जिसका कोई 900 करोड़ रुपया निकाला है, 600 करोड़ रुपए निकाले हैं। आपने ग्रामीण विकास से 900 और खाद्य आपूर्ति से 600 करोड़ रुपए निकाले। अब बताइए। ये ग्रामीण विकास में छोटे-छोटे काम होते हैं, बहुत छोटे-छोटे काम हुँ, होते हैं। 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ के टेंडर आते हैं, गाँव की सड़कें होती हैं, पुल-पुलिया होते हैं, इन सब का पैसा होता है। तो वहाँ जी, से आपने 900 करोड़ रुपए निकाले, हर घर जल पहुँचाने की जो योजना है, वहाँ से जैसा आपने कहा पेयजल का इतना संकट है वहाँ, पहाड़ी और पथरीला इलाका है, बहुत गहराई पर बोरिंग करनी होती है, पानी का बड़ा संकट है वहाँ। तो 1400 जी। करोड़ रुपए आपने वहाँ से निकाले, इसका शिक्षा और मतलब तो स्वास्थ्य ये में हुआ से कि निकाल जहाँ दिए। जो काम चल रहे होंगे, वो काम बीच में ही रुक जाएँगे, हैं? और सोचिए पानी, आप तो अस्पताल और शिक्षा की बात कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं, कहीं नलकूप लगाए जा रहे होंगे, कहीं सिंचाई की व्यवस्था हो रही होगी, जो आप कर रहे हैं हर घर जल की बात हो रही है। आप मतलब उसका पैसा भी निकाल लेंगे, तो पानी पीने के लिए जो लड़ रहे थे लोग कि भाई मुझे पानी चाहिए, अब चुप रहिए, वो पैसा ₹2500 लीजिए और सब कुछ शांत हो जाइए, खामोश हो जाइए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इस पूरी स्कीम का मतलब यही है। ये जी, पूरी स्कीम में जनता को यही समझ नेता यही समझ रहे हैं कि जब उसको कैश पैसा देंगे तो फिर वो बाकी चीजें नहीं खोजेगा, बिल्कुल। बाकी चीजों के बारे में वो पूछेगा ही नहीं। लॉन्ग हुँ, टर्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में वो नहीं पूछेगा, क्योंकि जी। उसके खाते में 2500 आ रहे हैं। अगर एक घर हुँ, में 2 महिलाओं के 5000 आ रहे हैं तो उसके घर के पुरुष भी क्यों पूछने जा रहे हैं कि वो जो नल जल की योजना लगने थी, पाइप बिछाई जानी थी और सड़क खोद दी गई थी तो पाइप क्यों नहीं बिछी? तो वो काहे के लिए पूछेगा? आप पूछ नहीं सकते हैं। जनता जी, भी अपना हक गँवा देती है इस तरह की योजनाओं में। तो हम लोग इस बात को जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है ऐसी योजनाओं से, इस तरह की बातों से, वो इस वजह से होती है। क्योंकि आप बिल्कुल। जनता को कटघरे में खड़ा करने का, जनता से सवाल पूछने का अपना अधिकार भी कमज़ोर करते हैं। जी। सरकारें मान लेती है कि जब हम कैश पैसा देंगे और जब हुँ, जब हम बिजली का बिल माफ़ करेंगे, 200 यूनिट बिजली का बिल माफ़ करना है उनको। पहले 125 यूनिट करते थे, अब 200 यूनिट बिजली का बिल माफ़ कर रहे हैं। इसका मतलब कि 98, 96%, 97% जनता का बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा, ज़ीरो बिल आएगा। हुँ, तो जनता को फिर आप किस मुँह से पूछने जाइएगा कि आपको बिजली फ्री मिल रही है, आपको कैश पैसे आ रहे हैं आपके खाते में, तो आप किस मुँह से पूछिएगा कि स्कूल क्यों नहीं बन रहे हैं, अस्पताल क्यों नहीं बन रहे हैं या सड़कें क्यों नहीं बन रही? जी, तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया और ये संकट देर सवेर आना था, हर राज्य सरकार के सामने आना था। तो भारत सरकार का चूंकि बहुत बड़ा दायरा है, रेवेन्यू के बड़े साधन हैं और इस सरकार ने खासतौर से रेवेन्यू के नए साधन सेस और सरचार्ज के रूप में डेवलप कर लिए हुए हैं, तो उनका काम चलता रहेगा, उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन राज्य सरकारों के सामने बड़ा संकट है। सारी राज्य सरकारें ज्ञानेश्वर जी जीडीपी के 50% 60% तक कर्ज ले चुकी हैं। जी। तो आप अब ऑलरेडी देखिए इतना कर्ज झारखंड के बारे में जो कह रहे थे कि आज सुबह ही कह रहे थे कि जो वहाँ राजस्व वसूली है और जितने पैसे सरकार को आते हैं उसमें 90% पैसे तो स्थापना खर्च में चले जाते हैं, वेतन में, पेंशन में। और फिर तो वही वाली बात है ना जो कहा जाता है, जो विशेषज्ञ कहते हैं कि देश में आरक्षण की व्यवस्था कभी खत्म नहीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कहा जा रहा है कि राशन की व्यवस्था, फ्री राशन की जो व्यवस्था कर दी गई है, वह व्यवस्था भी कभी खत्म नहीं हो सकती है। आज नरेंद्र मोदी कह दें कि भाई अब देखिए राशन नहीं मिलेगा, कल चुनाव हार जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, आपने लत लगा दी ना, जी। आपने जिन बोतल से बाहर निकाल दिया। हम्म। तो वो फिर उसको बोतल में बंद करना फिर उतना ही मुश्किल काम है जितना पहली बार किसी ने बंद किया होगा, जितना मुश्किल काम करके, जितना वो तो अनपॉपुलर होने का जोखिम उठा करके आपको बंद करना होगा, वापस उस जिन को बोतल में बंद करना होगा। तो वो क्यों लेना है? बिल्कुल। जब आज सत्ता सर्वोपरि है सबके लिए, तो कोई क्यों जिन बोतल में बंद करेगा? तो ये वो जो आपने लत लगा दी, तो अब आप उसको चलाते रहे, जनता उसको अपना अधिकार मानने लगती है। जी। उसको लगता है कि आप उसका अधिकार कैसे छीन सकते हैं। तो अब कोई किसी योजना को कोई रोकने नहीं जा रहा है। तो और अब आप कह रहे हैं ना कि 96-97% लोग जो हैं 200 यूनिट बिजली खर्च करते ही करते हैं, तो फिर झारखंड में हाई एंड यूजर तो है ही नहीं, तो फिर आप फ्री बिजली ही दे रहे हैं,
कभी आप बिजली के लिए पैसा वसूल ही नहीं पाएंगे। क्या जरूरत रह जाएगी बिजली विभाग के, मतलब जो राजस्व कर्मी है या दूसरे अब दफ्तर है, केवल इंजीनियर्स रखिए और लाइनमैन रखिए, पैसा तो वसूलना ही नहीं है, पैसा लेना ही नहीं लेना है। अब बिहार में भी बात हो ही रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री बिजली, और आप दिल्ली का उदाहरण दे ही रहे थे कि दिल्ली में तो ठीक है, सामंजन इसलिए बैठ जाता है क्योंकि वहां हाई एंड यूजर अधिक हैं। और उनसे ज्यादा पैसा लिया जाता है, तो वहां यहाँ तो काम चल जाता है, लेकिन बिहार झारखंड में काम कैसे चलेगा? तो वो बिल्कुल। एक लूप में डालने की बात है कि आप हम्म। पूरे प्रदेश की सारी जो विकास के की गतिविधियां उनको आप एक लूप में डाल देंगे, पूरे प्रदेश को एक लूप में डाल देंगे, जो जहां है आप वहीं खड़े होकर के कदम ताल करेंगे। आप एक कदम आगे नहीं चलेंगे, आप कदम ताल कर रहे हैं, खड़े जगह पर खड़े होकर कदम ताल कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये स्थिति रहेगी। स्थापना का खर्च होगा, आपने ठीक कहा कि 90% रकम जो है वो स्थापना पर खर्च हो रही है, मतलब वेतन देने में, पेंशन देने में, और जो बाकी उसको चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्च होता है, जो चलाने का बिजली का और पानी, जो उन जगहों पर जो खर्च होता है उसमें जा रहा है, या फिर कर्ज के इंटरेस्ट में जा रहा है। तो ये 90% रकम उसमें चली गई, तो 10% से आप क्या विकास करेंगे? बिल्कुल। ये 90% तो पहले जा रहा था, अब तो आपने नई योजनाएं लागू कर दी और उसमें बढ़ोतरी भी कर दी, तो अब 100% रकम चली जाएगी, या तो आपकी इन सब योजनाओं के लिए भी रकम कम पड़ेगी। ये जो योजनाएं हैं जो आपने शुरू की हैं, इनके लिए भी कम पड़ जाएगा। जो आपका जनरल आपका रिसोर्स है, उस रिसोर्स से आप नहीं कर पाएंगे। ये तो तय होगा। ये तो सरकार ने वहां कह भी दिया, वित्त मंत्री ने कहा भी है कि हमने लोन नहीं लिया है इस साल, सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। हम 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकते हैं। भाई जब आप 15,000 करोड़ रुपए का और कर्ज लेंगे तो उस कर्ज का भुगतान करना होगा ना, उस कर्ज का इंटरेस्ट तो चुकाना होगा अगले ही महीने से। आप इस महीने आप ये लेंगे तो अभी ही आपका 90% खर्च हो रहा है स्थापना पर और कर्ज के ब्याज में। तो जब और कर्ज बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर कितना, आप 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है आपके ऊपर, आप 18,000 करोड़ रुपया और 15,000 करोड़ रुपया कर्ज कर ले लीजिए, 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हो गया आपके ऊपर, 1,05,000 करोड़ का, तो उसका तो इंटरेस्ट चुकाना होगा आपको। उसमें तो डिफॉल्ट आप नहीं कर सकते ना, स्टेट दिवालिया थोड़े हो जाएगा। तो फिर आप उसके बाद भारत सरकार की तरफ जाएंगे कि हमको और मदद दीजिए, आप ग्रांट दीजिए, जो केंद्र सरकार की पैसे, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके लिए पैसा दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं ज्ञानेश्वर जी, उन सब में भी तो स्टेट को मैचिंग ग्रांट देना होता है। अगर नल जल योजना में केंद्र सरकार कोई पैसा देगी तो उसमें अगर 80% पैसा वहां से आ रहा है तो 20% आपको भी देना होता है। उसके लिए कहां से पैसे ले आएंगे? उसके लिए भी आप कर्ज लेकर के ही पैसा ले आएंगे, क्योंकि आप अपने रिसोर्स से जो जनरेट कर रहे हैं उसको तो आप खर्च कर रहे हैं स्थापना पर और इंटरेस्ट देने में और मुफ्त की चीजें बांटने में। तो एक लूप में फंस गई पूरी अर्थव्यवस्था। अभी अनुपूरक बजट आना है, कल बुधवार को अनुपूरक बजट आएगा, सप्लीमेंट्री बजट लेके आएंगे 13,000 करोड़। आप 13,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं इन्हीं योजनाओं पर खर्च करने के लिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बजटीय आवंटन में है। जो स्थापना का खर्च है, जो बाकी चीजें तो बजटीय आवंटन में आप मुफ्त में बांटने के लिए, उसमें आपको 7300 करोड़ रुपया एडिशनल चाहिए है इस मैया सम्मान योजना के लिए। और 1800 करोड़ रुपए आपको चाहिए बिजली की जो सब्सिडी आपने अनाउंस किया, नई सब्सिडी अनाउंस की है उसके लिए। तो इन्हीं दो योजनाओं पर इतना बड़ा खर्च है आपका 10,000 करोड़ रुपए के करीब। तो ये मतलब एडिशनल खर्च है, ये ओवरऑल कॉस्ट नहीं है, एडिशनल कॉस्ट है। तो इसके लिए ही आपका रिसोर्सेज कम पड़ रहा है। और देखिए ना, कर्नाटक की क्या स्थिति हो गई है, वित्तीय स्थिति क्या हो गई है, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या हो गई, पूरे देश में चर्चा हो रही है, कितनी योजनाएं लेकर आ गए, चुनाव तो आप जीत गए, लेकिन अब आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं और रोज आप संकट झेल रहे हैं। तो यह बड़ा गंभीर संकट पूरे देश के लिए और पूरे देश की इकोनॉमी के लिए उत्पन्न होता दिखाई पड़ रहा है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास जिनकी इकोनॉमी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। जैसे हिमाचल प्रदेश आपने कहा, बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, वहां टूरिज्म के दम पर ही इंडस्ट्री चल सकती है, या थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां जो लगी हैं वो दवा की और कुछ इस तरह की दूसरी। तो इकोनॉमी बहुत लिमिटेड रिसोर्स पर आपकी डिपेंडेंट है, और योजनाएं आपने भी वहां घोषित कर रखी हैं तमाम तरह की कि अच्छा आप देखिए, अगर यहाँ भी वहां घोषित हो गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तो ओल्ड पेंशन स्कीम एक नए तरह का बर्डन स्टेट के ऊपर डालने हैं, एक्सचेकर के ऊपर डालने वाली है। मुफ्त की महिलाओं को पैसे देने हैं, यूथ को पैसे देने हैं, उसके लिए आपको वो एक एडिशनल बर्डन डालने वाली चीज है। तो हर चुनाव में जब आपने एक बार जनता के मुंह में एक स्वाद लगा दिया, तो हर चुनाव में आप उसको बढ़ाना होगा, नई योजनाएं लानी होंगी। दूसरा जो अपोजिशन में है उसको तो वादा करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ आगे बढ़ के वादा कर देगा, आपको उसको मैच करना होगा। तो जैसे अभी झारखंड में हुआ कि अब 1100 रुपए दे रहे थे, तो चलिए लग रहा था कि 1100 रुपए का आप इंतजाम कर लेंगे। बीजेपी अपोजिशन में थी, उसने कह दिया कि हम 2100 देंगे।
तो उसको मैच करने के लिए आपने कहा कि हम 2500 देंगे। नहीं नहीं, मुझे रांची के कई साथी बता रहे थे अजीत जी कि देखिए झारखंड की महिलाएं जो कहीं काम करी, गरीब महिलाओं की हम बात करें जिन्हें मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है, यदि वो बिहार में काम कर रही हैं, किसी भी रूप में काम कर रही हैं, देश के दूसरे हिस्से में, दिल्ली में, मुंबई में, वो लौट कर आ रही हैं और इनरोलमेंट कराकर फिर से चली जा रही हैं। आप वह भी सीन दिखा रहे थे कि महाराष्ट्र में पैसा तो मिलना शुरू हो गया, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई। मतलब पहले अधिक काम कर रहे थे, अब कम काम करने लगे। तो आप पैसा दे देंगे, या तो वे अपने काम के जगह चले जाएंगे, फिर से वापस चले जाएंगे, और नहीं तो फिर घर बैठेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। हाँ, तो वही होगा। ये देखिए, ये झारखंड में भी होगा। बहुत महिलाएं जी, ऐसी होंगी जो लौट के आएंगी तो जाएंगी नहीं, क्योंकि उनको बिल्कुल। लगता है कि 2500, भाई बाहर भी उनको 8-10 हजार रुपए मिल रहे हैं और खर्चे भी हम्म। बहुत हैं। तो उससे तो जी, अच्छा है कि 2500 रुपए यहाँ बैठे बैठे घर में ले और बाकी मनरेगा से या किसी और मजदूरी में बढ़ के भी कुछ ले लें, मुफ्त का अनाज मिल ही रहा है, तो किस लिए मेहनत बिल्कुल। करने जाए। तो हम्म। ये क्राइसिस ये होगा, इसका रिपल इफेक्ट होगा, हर जगह ये क्राइसिस दिखेगा। मैन पावर का संकट आएगा, इसमें हम्म। फिर आपको तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, चूंकि वो कार्य क्षमता के अनुपात में कम काम करना शुरू कर देंगी महिलाएं भी, या जिसको भी मिल रहा है पैसा वो मुफ्त में मिलेगा तो वो कम अपनी कार्य क्षमता से कम काम करेगा। तो ये जी, संकट एक आएगा, एक बड़ा आर्थिक संकट आएगा, और जब प्रोडक्टिविटी कम होगी, उत्पादन कम होगा, तो कीमतें बढ़ेंगी। उसका इफेक्ट भी फिर किसके पर आएगा? उन्हीं लोगों पर आएगा जो बिल्कुल। जिनको पैसा मिल रहा है, वो पैसे फिर आपके खर्च हो जाएंगे उसमें। तो वो व्यक्ति भी, जिस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, वो भी एक लूप में फंस जाएगा। पूरी इकोनॉमी जी, एक लूप में फंस गई, और सारा बिहार, सारा प्रदेश का जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो भी एक लूप में फंस गया। अब जी। संकट ये है कि इसके हम्म। खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। हाँ, कौन उठाए? झारखंड में भी क्या भारतीय जनता पार्टी ये थोड़ा वो कहेगी कि इकोनॉमी को दिवालिया कर दिया आपने। तो हम्म। पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए, आप कैसे देते? आप भी तो कह रहे थे कि हम 2100 बिल्कुल। रुपया देंगे महिलाओं को, तो जी। आप कैसे देते? आप ही हम्म। कुछ सुझाव दीजिए, इकोनॉमी कैसे संभाले, कहाँ से रेवेन्यू ले आए? तो हम्म। तमाम जो क्रांतिकारी लोग पहुंचे हैं, कितना भी कोई आदमी पहुंच जाए विधानसभा में, कोई इस पर तो सवाल नहीं उठाएगा। बिल्कुल। तो अब जब इस पर आप सवाल नहीं उठाइएगा, तो इसका मतलब कि आप भी उसी योजना पर काम कर रहे हैं। बीजेपी अगर अगली बार अगर बीजेपी कह दे कि आप 2500 दे रही है जेएमएम की सरकार, हमारी सरकार बनेगी तो हम 3000 देंगे, जी। तब फिर क्या होगा? फिर क्या हेमंत सोरेन उसको बढ़ा के कहेंगे कि हम 3200 दे रहे हैं तो 3400 देंगे? ये कंपटीशन ही शुरू हो गया, गंदा तो कंपटीशन शुरू हो गया। ये कंपटीशन तो कभी खत्म नहीं होगा। तो जी। फिर स्टेट की इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो जाएगी, हर जगह की इकोनॉमी। क्योंकि हम्म। सबके पास लिमिटेड रिसोर्स है। हम लोगों के यहाँ देखिए, हम लोग कोई अमेरिका की तरह तो है नहीं कि वहां कोई इलॉन मस्क है, या कोई जेफ बेजोस है, या कोई बिल्कुल। मार्क जकरबर्ग है, या कोई बिल गेट्स है, कि वो माइक्रोसॉफ्ट का वो बना देगा और पूरी दुनिया उसका इस्तेमाल करेगी और पूरी दुनिया से पैसा उसके यहाँ जाएगा। जी। वो तो कर सकते हैं, उनके यहाँ तो पूरी दुनिया से पैसा आ रहा है। हमारे यहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है? हम्म। हमारे यहाँ तो स्टेट का पैसा ही जा रहा है ना, जो हम लोग टैक्स से पैसा चुका रहे हैं, जो चाहे जीएसटी से हो, जो जीएसटी तो हर व्यक्ति चुका रहा है। वो गरीब से गरीब व्यक्ति जिसको 2500 रुपए मिलेंगे, जिस महिला को, वो भी अगर एक साबुन खरीदती है तो उतना ही टैक्स देगी जितना हम आप साबुन खरीदने पर टैक्स देते हैं। वो बिल्कुल। तो उसको बिल्कुल। भी हर्ट करता है। तो उसी का पैसा उसी को दे रहे हैं। किस तरह से दे हम्म। रहे हैं? उससे आप पैसा ले रहे हैं, सिरिंज लगा के। आपने देखा होगा कि ज्ञानेश्वर जी, जब रक्तदान करते हैं लोग, ब्लड डोनेशन होता है, हम्म। तो कैंप लगता है, वहां 300 ml खून निकालता है और जी। आपको जूस का एक पैकेट देता है, टेट्रा पैक। तो हम्म। ये टैक्स का सिस्टम भी उसी तरह से काम करता है। सरकार 300 ml बिल्कुल। खून निकाल लेती बिल्कुल। है आपका, बिल्कुल। और जूस हाँ। का एक डब्बा दे देती है आपको। तो ये हम्म। जूस का डब्बा देना है। जो जो जी। आपका रेवेन्यू आ रहा है, जो भी हम्म। रेवेन्यू झारखंड सरकार को आ रहा है, वो तो जनता के पैसे से ही आ रहा है ना, जनता की जेब से ही तो निकल रहा है। और उसमें जी। से आप कितने लौटा रहे हैं? भारत सरकार कितना लौटा रही है? भारत सरकार को 40 लाख करोड़ रुपए टैक्स मिल रहा है। जीएसटी से और इनकम टैक्स मिला करके और कॉर्पोरेट टैक्स मिला करके, सब मिला करके 40 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मान लीजिए मिल रहा है। तो आप मुफ्त की हम्म। रेवड़ी कितना बांट रहे हैं? 10 लाख करोड़ की मुफ्त की रेवड़ी बांट दी। तो ये तो यही जी। हुआ ना कि 300 ml खून निकाला और एक जूस का पैकेट दे दिया। तो ये स्टेट बिल्कुल। गवर्नमेंट सब यही कर रही है कि आप ही के पैसा ले रहे हैं, आप ही को दे दिया, और उसके बाद बाकी सारी जिम्मेदारी से आप मुक्त हो गए। अब और आपको कुछ नहीं करना। देखिए संकट और संशय ने क्या स्थिति पैदा की है। हमने यह देखा कि जब बिहार में बिजली महंगी हुई, तो बिहार में देखिए उद्योग कल कारखाने तो ऐसे ही कम है, कुछ टीएमटी वाले बचे हैं, तो वो झारखंड की तरफ जाने लगे। जब हम लोगों ने पिछले दिनों वीडियो किया कि देखिए अब झारखंड में शराब महंगी हो सकती है, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली महंगी हो सकती है, तो हमारे एक जानने वाले ने पूछा कि अब झारखंड की भी बिजली महंगी हो रही है। तो झारखंड की बिजली महंगी हो रही है, तो फिर उन्हें
कोई नया प्रदेश तलाशना होगा। तो हमने उन्हें कहा भी कि देखिए जिस प्रदेश को तलाशिएगा कम से कम 5 साल तक वहाँ चुनाव न हो। ऐसा ना हो कि वहाँ चुनाव हो रहा हो, वहाँ की सरकार भी घोषित कर दे और फिर आप पर ही तो देखिए हो जो जाएगा। टैक्स पेयर है उन पर ही बोझ अधिक बढ़ता जा रहा है। तो कहीं से तो ले आना है रेवेन्यू। जी, रेवेन्यू ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कहीं से रेवेन्यू जुगाड़ करने की जो बात है, चाहे वो आबकारी पर बढ़ा दे, शराब महंगी कर दें या पेट्रोल डीजल महंगा कर दें या बिजली इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल महंगी कर दें, जो रिसोर्स जी। जनरेट करने की बात है, हुँ, तो हुँ, उससे इतना रिसोर्स नहीं आ जाएगा कि आप झारखंड का विकास कर सकें। बिल्कुल। उससे आप काम चलाने लायक ही रिसोर्स ले आएंगे। हुँ, काम चलाने लायक ही रिसोर्स आएगा जिससे सरकार का काम चलेगा। जो मंत्रियों विधायकों के वेतन भत्ते हैं, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते हैं। अच्छा, उसमें भी एक देखिए, ये भी आपने रिपोर्ट देखी होगी कि सरकारी कर्मचारियों के 5 लाख सैंक्शन पोस्ट हैं और सिर्फ 2 ही लाख लोग हुँ। काम कर रहे हैं। 3 लाख पद खाली सोचिए पड़ा है। अब आप और 3 3 लाख, लाख यदि आप भरेंगे तो कहाँ से हाँ, आएगा? तो कहां से पैसा देंगे? तब तो उसको वेतन देने के लिए हाँ, आपके पास पैसा नहीं होगा। तो बिल्कुल। इसका मतलब कि आप रोजगार के फ्रंट पर कुछ नहीं करेंगे। कोई नई भर्ती आप मास जो होता है एम्प्लॉयमेंट, वो आप नहीं करने जा रहे हैं। कोई बड़ी एक हुँ, साथ भर्ती नहीं करने जा रहे हैं। आप छिटपुट भर्तियां होंगी। भाई बीपीएससी के थ्रू कितनी भर्ती होती है, वैसी जेपीएससी के थ्रू होगी, 1000-2000 भर्तियां होंगी। आप जी, एक साथ बल्क में बहाली नहीं करेंगे, तो वो बहाली नहीं होनी है। बच्चों को पलायन ही करना है, बाहर ही जाना है, या फिर वही 2-2,500 रुपए 4,000 रुपए जो इधर उधर से मिलेंगे उनके साथ रहना है। तो जी। उसी उसी को चलाने के लिए आपको एडिशनल फंड की जरूरत है। अब हुँ, आइए डेवलपमेंट की, अगर डेवलपमेंट का काम करना है झारखंड में, अभी बहुत बड़ा इलाका बिना विकास के है, जहाँ विकास की रोशनी जी, अभी नहीं पहुंची है। बड़ा इलाका है, हुँ, गांव जंगल में, पहाड़ पर, वहाँ मुश्किल टेरेन है, वहाँ विकास करने का, विकास का काम भी कठिन है और प्राइवेट हुँ, कंपनियां जाती नहीं है वहां काम करने। तमाम बिल्कुल। उनकी लाइसेंस की शर्तों में होता है कि आपको पहाड़ में भी काम करना है, लेकिन वो पहाड़ में काम नहीं करेंगे, वो सब इधर उधर मैनेज करके और अपना शहरी इलाकों में काम करते हैं। और वहां शहरीकरण कितना है? 20% भी नहीं है। तो आप शहरी इलाकों में काम नहीं करेंगे और शहरी इलाकों में काम करेंगे, जंगल पहाड़ में प्राइवेट कंपनी नहीं जाएगी और सरकार के पास जी, पैसा ही नहीं है कि वो पहाड़ों जंगलों में जाकर के काम कर सके। तो हुँ, सरकार जो विकास की बड़ी परियोजनाएं हैं, उनके लिए तो धन जुगाड़ी नहीं कर पाएगी। अब ये मान के चलना चाहिए बिल्कुल। है कि झारखंड में कोई नया स्कूल, कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी, नया मेडिकल कॉलेज, ये सब कहीं नहीं खुलने जा रहा है। ये प्राइवेट कंपनियां ही खोलेंगी, सरकार नहीं प्राइवेट खोलेगी। खोल सकते हैं। हाँ, हाँ, कल पॉलिसी भी तो आई है प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए पॉलिसी भी लाई है सरकार ने, हाँ, मतलब तो कुलाधिपति की ओर से आया है। प्राइवेट कंपनियां खोलेंगी तो उसमें पढ़ेगा कौन? जी, वो थोड़े वो आपके झारखंड के गरीब बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो कंपनी, हाँ, वो जिनके जो वोट से आप जीते हैं। वो नहीं, वो तो बाहर से लोग आके पढ़ेंगे या वहां जिनके पास पैसा है वो पढ़ेगा। जैसे प्राइवेट जी, हॉस्पिटल्स में कौन इलाज करा रहा है? जिनके पास हुँ, पैसे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल नहीं खुलेंगे, मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस सरकारी नहीं खुलेंगे, बहाली नहीं होगी डॉक्टर्स की, और तो फिर कहां से व्यवस्था आएगी? आपको मेडिकल का पैसा निकाल करके तो आप मैया सम्मान योजना में बांट रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की, कोई रेवेन्यू मॉडल आपने डेवलप नहीं किया, किसी से डिस्कस नहीं किया। अब जो वित्त मंत्री हैं, नए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, वो कह रहे हैं कि मुश्किल तो है लेकिन संभव है कि हम रिसोर्स जुटा हाँ, लें। मुमकिन तो है, मुमकिन है। मुमकिन है। तो मुमकिन, तो हम फिर कह रहे हैं मुमकिन, ऐसा नहीं कि नहीं मुमकिन है। मुमकिन है, जी, लेकिन उतना ही मुमकिन है जितने से पेट भर सके। मतलब बिल्कुल। आपके पास आपका काम चल सके उतना ही मुमकिन है। आप नए रिसोर्स हुँ, जनरेट करिएगा तब भी उतना ही पैसा आएगा जितने से आप वेतन दे सकें, भत्ते दे सकें, उनकी बिजली सरकारी संस्थानों के, सरकारी दफ्तरों की बिजली के बिल भरे जा सकें और लोगों के चाय पानी का खर्चा निकले, या इंटरेस्ट दे सकें आप कर्ज का, या मुफ्त की योजनाओं का पैसा बांट सकें। इसके अलावा आप हुँ, नहीं जुटा सकते हैं, मुमकिन है तो। उसके लिए जो हम उस दिन कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी, इन लोगों को अभी से काम करना होगा कि 16 फाइनेंस कमीशन की टीम जब आएगी, अरविंद पनगड़िया की टीम जी, जब आएगी, अभी हुँ, तमिलनाडु के बाद टीम केरल गई है, अभी साउथ में उनके दौरे चल रहे हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करना होगा, नए उनके साथ मॉडल डिस्कस करना होगा कि भारत सरकार क्या फंड कर सकती है। जो 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 डिवाइसिव पुल है, मतलब जो टैक्स का बंटवारा वाला पुल है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का पैसा होता है, उसमें हिस्सा कैसे बढ़ेगा कि उसमें ज्यादा पैसा मिले और भारत सरकार जी, का अनुदान कैसे मिलेगा। ये 16 हुँ, फाइनेंस कमीशन के साथ डिस्कस करना होगा। अब एक रास्ता यही है कि भारत सरकार बिल्कुल। पैसा दे, तो भारत हुँ, सरकार भी क्यों पैसा देगी? आप अपोजिशन पार्टी की सरकार है, एक लिमिट तक तो दे देगी, लेकिन बाकी पैसा ये क्यों भी देगी बड़ा आप? संकट है। जी, हुँ, हाँ, तो वो भी वो संकट है, वो पैसा बहुत खुले हाथ से नहीं मिलेगा। हुँ, और कोई जो अभी हिस्सा है, जो पिछला जो 14वीं या 15वीं फाइनेंस कमीशन ने जो बताया कि आपको ₹100 अगर टैक्स आपके यहाँ से आता है, जो जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसमें से 42% पैसा आपको मिलना है, तो उसको जी, ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, अभी बहुत नहीं बढ़ेगा वो।
तो उस मद में भी ज्यादा पैसा नहीं आएगा। कानूनी मुकदमा आप लड़ के 1,37,000 करोड़ रुपया जो आप कह रहे हैं, उसमें से किस्तों में कितना ले सकते हैं? वो सारे पैसे अब जो आएंगे, सारे पैसे मुफ्त की योजनाओं में, स्थापना में, ब्याज में खर्च होगा। विकास के लिए आपके पास कुछ पैसा नहीं बचेगा। ये विकास के लिए, बिल्कुल विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो देखिए, झारखंड में सरकार बन गई है, मजबूत सरकार बनी है, राजनीतिक समस्या नहीं है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर समस्या ही समस्या है। जब आप अस्पताल का पैसा, स्वास्थ्य का पैसा, पानी का पैसा उधर ले जा रहे हैं, तो फिर झारखंड का क्या होगा, यह समझने की बात है। इस कारण देखिए, हम लोग आगे भी झारखंड की बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।